Welcome once again to Vigyanalay. In this presentation, we'll be studying about graphical representation of motion. So, graphical representation, as you all know, a graph is a pictorial representation of the relation between two sets of data in which one set is of dependent variables and the other set is of independent variables. Now it was about definition. अब लग रहा होगा इसका मतलब क्या है. ओके सो मतलब है ग्राफ होता है कि हमने एक पिक्चर के फॉर्म में किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? आप मैथ्स में भी पढ़ते हो. तो ग्राफ से फायदा क्या है, मतलब क्यों ग्राफ बनाया जाए. सो हियर इज एन एग्जांपल. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. लाइक आपको एक क्रिकेट का स्कोर दिखाया गया है इन द ग्राफ, बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज. अब आप इमेजिन करो कि इनका 1 ओवर से लेके 50 ओवर तक ऐसे ही लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट इंडीज, उसका फर्स्ट ओवर में इतने रन, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, इमेजिन 50 तक ऐसे पूरा डेटा बना हुआ है. एंड सेम इज फॉर बांग्लादेश. तो आपको बार बार अगर आपको बोला जाए कि आप कंपेयर करो किसने कब कितना अच्छा बनाया, किसके ज्यादा रन्स थे, तो बहुत डिफिकल्टी होगी. बार बार कंपेयर कर रहे हो, बार बार इधर देखना पड़ रहा है 1 से 50 तक पूरा, फिर बांग्लादेश का देखना पड़ रहा है, फिर वेस्ट इंडीज. सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स और इतना आसान नहीं है. हाँ, इफ द डेटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा है, एक दो ही उसमें फील्ड्स हैं, तो इट इज इजी. बट अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है देन वी नीड ग्राफ्स. जैसे कि अब हमने यहाँ पे देखा, एक साइड में आपके रन्स हैं, हमने 0, 100, 200 एंड 300 लिए है, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव ओवर्स. नाउ जो आपका रेड मजेंटा सा कलर है दैट इज वेस्ट इंडीज एंड द ब्लू वन इज बांग्लादेश. अब आप उसमें ग्राफ में कितना इजीली बता सकते हो देख के, मतलब जस्ट हमने एक बार देखा और हमें पता चल गया कि बांग्लादेश का स्कोर कैसा है. उसके शुरू में अगर हम देखें 28, 30, 32 और 38 एंड देन 40th ओवर तक उसने 300 रन्स बना लिए हैं, राइट? और ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज है अगर, तो वेस्ट इंडीज का हम देख रहे हैं कि उसने 50, लगभग 50th ओवर तक अपने पूरे ये 300 से थोड़ा ऊपर ही है रन्स, 300 से ऊपर उसने रन्स बना लिए थे. सो इससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी जो फर्स्ट इनिंग्स होंगी दैट वाज ऑफ वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स. तभी तो बांग्लादेश ने उसको पहले ही पूरा कर लिया 42 ओवर्स में. तो कितना आसान हो गया ना, एक बार में ही बस हमें ग्राफ में देखा और इट इज सो इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या उस ग्राफ से स्टडी करना चाह रहे थे. सो ग्राफ इज वेरी इजी टू स्टडी और आसानी से हमें समझ में आ जाता है. उस ग्राफ से जो भी बताना, जो भी आपको सीखना है वो आप इजीली सीख पाते हो. एक और रूल होता है इसमें कि ग्राफ पे कभी भी, एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन ऑल्सो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा है y एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस, राइट? तो ग्राफ में आपको पता है जहाँ पे आपके ओवर्स लिखे हैं, यानी कि जो राइट साइड में जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, और जो जिस जगह पे रन्स है जो ऊपर की तरफ है दैट इज योर वाई एक्सिस. नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब देखो हम सब इंडिपेंडेंट हैं, राइट? हम इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं. इंडिपेंडेंट मीन्स हम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं और मतलब अच्छे काम ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसे हम वी पुट देम ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि जिस चीज को हम कांस्टेंट रख सकते हैं. मतलब और जैसे हमने यहाँ पे लिया था ओवर्स, तो हमें मालूम है ओवर्स तो सेम ही रहने वाले हैं, ओवर्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, रन्स आगे पीछे हो सकते हैं, राइट? तो जो चीज सेम रहती है ऑलमोस्ट, जो लगभग कांस्टेंट है, हम उसको, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, रन्स ओवर्स पे डिपेंड करते हैं, ओवर रन्स पे नहीं करते. तो जो चीज डिपेंड नहीं करती किसी पे, जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ ये फिक्स हो सकते हैं, दैट इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड नाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स y, जैसे यहाँ पे रन्स, वही कि रन्स डिपेंड करते हैं ओवर्स पे आपके, तो हमने उसको y एक्सिस पे लिया है. सेम वे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, तो डिस्टेंस को हम लेंगे y एक्सिस पे, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है वो तो टाइम पे बेस्ड है ना, कितने टाइम में आप चले हैं.
सो वहाँ पे वो आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, सो वी विल टेक दैट ऑन वाई एक्सिस, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को विल ऑलवेज टेक ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये आपको आगे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। और अब हम आगे क्योंकि मोशन के ग्राफ्स पढ़ेंगे तो देयर वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज लाइन ग्राफ्स। जैसे आपको यहाँ पे अभी ओवर्स वाला ग्राफ भी दिखाया है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम लाइन ग्राफ कहते हैं। सो अभी आगे भी जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो दैट विल बी line graphs. Now, what is the now the types of graphs to represent motion? So there are two types of graphs for this purpose. First is distance time graph and the second is speed time graph or velocity time graph. So distance time graph, it is used to calculate the speed. How? Because two things are given here, distance and time. एक एक्सिस पे distance है, दूसरे पे time है, and we know that speed is equal to distance upon time. तो इसके हेल्प से हम speed find out कर सकते हैं. Same way the second one is speed time graph or velocity time graph. So यहाँ पे speed और time दिया है तो हम distance निकाल सकते हैं, and also we can calculate the acceleration. Now we're talking about first of all the distance time graph. So there are three cases in this. हो सकते हैं तीन तरीके के केसेस। एक तो ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या सपोज कार है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, एक हाईवे है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी जा सकती है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एंड सेकेंड केस हो सकता है कि भाई हम थक गए हैं घूम के तो हमने कार को खड़ा किया हुआ है काफ़ी देर के लिए, सो वहाँ पे कार आपकी एट रेस्ट हो जाएगी। और थर्ड हो सकता है कि ट्रैफिक से होकर जाना पड़ रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कभी ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम, कभी मीडियम, तो वो चेंज होती रहती है। सो दैट केस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ फर्स्ट में यूनिफॉर्म स्पीड में एज वी कैन सी द डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हम यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं इक्वल और डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। एंड ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तो हम देख सकते हैं बी फिगर में कि आपका जो डी एक्सिस से एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इससे कैसे पता चल रहा है? सो आप इमेजिन करो डी पे और ये सपोज 50 किलोमीटर्स है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स, तो हमने देखा कि डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर ही है बट टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ये कब पॉसिबल है कि आपका डिस्टेंस तो उतना ही है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है? इट मीन्स यू आर एट रेस्ट, आप रेस्ट में हो, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। सो दिस इज फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। नाउ द थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सो द ग्राफ इज कर्व, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसके लिए Now, how to calculate the speed from distance time graph? Well, that's very easy, and first we'll take the case of uniform motion. हम uniform motion का case लेते हैं पहले. So as we can see in the figure A that it is uniform motion क्योंकि straight line है बीच में, जो graph है that is a straight line. So it shows that it is a uniform motion. So अब आप इसमें कहीं पे भी स्पीड फाइंड आउट करें दैट विल बी सेम क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स है, हमने इस पे 2 पॉइंट्स लिए ए एंड बी। अब हमें ए और बी के बीच में कितनी स्पीड रही दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? सो देन फर्स्ट थ्रू पॉइंट बी what we have to do is first draw perpendicular to the time axis. हमें एक perpendicular draw करना है time axis पे, एंड जहाँ पे वो टाइम एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है देयर वी नेम इट एज T2, हमने उसको T2 नाम दिया। एंड ऑल्सो वन परपेंडिकुलर ऑन द डिस्टेंस एक्सिस एंड देयर वी नेम इट एज S2, हमने उसको S2 नाम दिया। रिमेंबर, क्योंकि हमें मालूम है डिस्टेंस S से डिनोट किया जाता है, therefore we have given it name as S2, right? अब हमारा है A पॉइंट से अगेन हमने A पॉइंट से सिमिलरली वन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस एंड द नेम इज T1 एंड वन परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस एक्सिस और हमने उसको नाम दिया S1 जहाँ पे वो मिल रहा है डिस्टेंस एक्सिस पे। नाउ एज यू कैन सी इन द फिगर C, जैसे आप C फिगर में देख सकते हो जो A पॉइंट से हमने S1
तक लिया है उसको इफ वील एक्सटेंड बैकवर्ड्स, अगर हम उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो वो BT2 वाले एक्सिस पे जो आपकी लाइन है BT2 उस पे C में मिल जाता है, मतलब इट जॉइंस एट पॉइंट C, वो C पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है आपका. सो हियर वी कैन सी ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट. सो वी नो दैट OB शोज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड, हमें मालूम है OB यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है. एंड AC जो डिनोट्स द टाइम इंटरवल, हमें टाइम इंटरवल पता चल गया. टाइम इंटरवल क्या है? T1 T2 के बीच में जो भी टाइम है उसी में हमें फाइंड आउट करना है ना कि यहाँ पे A और B के बीच में कितनी स्पीड थी. So AC is the time interval and time interval is what? T2 minus T1. एंड सेम वे जो BC है ऊपर साइड में वो आपका डिस्टेंस बता रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है यहाँ पे. दैट इज अ डिस्टेंस इंटरवल. सो दैट इज S2 minus S1. तो हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस पता चल गया एंड वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इट विल बी S2 minus S1 upon T2 minus T1. So that will be equal to BC upon AC. एंड सपोज देर आर नो 2 पॉइंट्स, हमने 2 पॉइंट्स नहीं लिए, सिर्फ B ही था वहां पे पॉइंट, और हमें सिर्फ एज शोन इन फिगर B में जैसे दिखाया है, आप सोचो A पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ओनली B इज देयर. तो हमें B पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम एक पॉइंट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि स्पीड तो सेम ही होगी. सो सपोज हमें B पे फाइंड आउट करना है, तो हमें मालूम है किसके इक्वल होगा आपका जो स्पीड है, दैट इज डिस्टेंस, कितना वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ एंड द टाइम टेकन. तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है BT2 एंड जो आपका टाइम है, टाइम इज OT2. टाइम हुआ आपका O से T2 तक, तो OT2 इज द टाइम. एंड जब भी कभी इस तरीके से हम लिखते हैं, मतलब Y एक्सिस अपॉन X एक्सिस को जब भी इस रेशियो के फॉर्म में हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ. इसको हम so we can also say that to find speed from distance time graph, the speed is equal to the slope of the graph. Now non-uniform motion. So for non-uniform motion, we know it's a curved line. एक curved line है, and finding out speed from such graph is a little typical, and different formulas are there for that. उसके लिए different formulas होते हैं, parabola होता है इस टाइप, इसको बोलते हैं हम, जो curve line होती है इस तरीके की, and that will be studied in senior classes. तो अभी 9th में आपके यहाँ पे simply बस ये पूछा जाएगा कि non uniform motion के लिए आपको पूछ सकते हैं कि you have to draw a graph, या फिर graph दे सकते हैं, they can ask कि which type of motion is this. तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली नॉन यूनिफॉर्म मोशन से कैलकुलेशन नहीं आएगा अभी 9th में. ओके, so now here we have to find out the speed of the body as it moves from. There is a graph given here and we have to find out the speed at different places. So first from A to B, we have to find out the speed. As we can see in the graph, this is the uniform motion. तो speed आपकी same ही होगी चाहे हम किसी भी point पे लें. So we are finding it out as at B. हम B पे ले लेते हैं. So B point, क्योंकि A से B तक पहुंचा है ना, तो हमें B पे ही लेनी होगी स्पीड, क्योंकि उसके आगे भी वो चल रहा है फिर. तो हमने B पॉइंट पे स्पीड देखी. So we draw a perpendicular on the time axis from B and a perpendicular on the distance axis also from B. So we can see here कि टाइम एक्सिस पे 5 पे मिल रहा है वो, और डिस्टेंस एक्सिस पे 3 पे मिल रहा है. नाउ वी नो S इज इक्वल टू D अपॉन T. सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, अगर हम B की बात करें तो B तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 3 minus 0. एक्चुअली यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है 3, तो इफ विल राइट 3 ऑल्सो, सो इट विल बी ओके. बट कभी कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता और वहां आपने डायरेक्टली वही डिजिट लिख दी जो दी हुई है, सो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर. तो मेक इट अ हैबिट टू राइट इट लाइक इट ओनली. लाइक हियर वी विल राइट डिस्टेंस D इज इक्वल टू 3 minus 0 एंड देन टाइम. देखो सी, टाइम 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, टाइम 2 से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप यहाँ पे 5 लिख देते हो टाइम को, तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही हैं, 2 3 4 5, एक एक के गैप पे तो 4 सेकेंड हो रहे हैं. अगर आप 5 लिख दोगे तो 5 सेकेंड हो जाएंगे एंड आंसर वुड बी रॉन्ग. सो देयरफॉर हियर ऑल्सो वी विल राइट इन द टाइम it is 5 minus 2, so that is 3.
and now we can see 3/3 1 centimeter per second. So यहाँ पे आंसर आ गया आपका स्पीड कितनी रही 1 centimeter per second. Now next we have to find out the speed in between B to C. Now in between B and C we can see कि it's a stationary, the object is stationary, it's not moving at all. तो हम देख के भी बता सकते हैं because it's not moving at all, so the speed would be 0. But how would we find it out numerically? हम इसे numerically कैसे find out करेंगे? So let's see. Here we can find out the time in between B and C. It is 7 minus 5, so that would be 2 seconds. And as we can see the distance here, so distance at B it is 3 and at C it is 3. तो B और C के बीच में 3 ही है दोनों जगह पे क्योंकि वो रुकी हुई है. So 3 minus 3. Now S is equal to D upon T. So that is 3 minus 3 upon 7 minus 5. That is 0.2. So the answer is 0. Now the third one is from C to D. अब हम जब C से D तक की बात कर रहे हैं तो C पे हमारे so S is equal to D upon T. ठीक है. अब आपका डिस्टेंस कितना हुआ 7 minus 3 क्योंकि वो 3 से स्टार्ट हुआ है. So 7 minus 3 that is 4. अब जो टाइम है that is 9 minus 7 so that is 2. It is 4 divided by 2 centimeter per second. ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है और यहाँ पे it is 2 centimeter per second. Now the next question. एक और क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं एंड देन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सो दे विल बी मोर इजी एंड दे विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल देन तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ गिवन बिलो शोज हाउ 3 runners A, B and C ran a 200-meter race. आप इसमें देखो ये 3 लोग हैं और A, B and C रनर हैं एंड देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज बीन शोन हियर और आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें से आपको करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रनर वन द रेस. अब आप देख के बताओ इनमें से कौन सा रनर है जिसने रेस जीत ली है. तो ऑफ कोर्स ABC जहाँ पे लिखा हुआ है जो 200 वाली लाइन है वो आपका डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना है. तो जो सबसे कम टाइम में पहुंच जाएगा दैट विल बी द विनर. तो आप देखिए जो आपका ब्लू लाइन है मींस A वाला रनर है वो 9 सेकेंड्स में ही पहुंच गया है और जो B है वो 10.5 सेकेंड्स में पहुंचा है एंड देन C वाला है वो 12 पॉइंट समथिंग उसने कुछ टाइम लिया. तो सबसे जल्दी कौन पहुंचा? रनर A. इसने फास्टेस्ट टाइम में कवर किया है सो इसका आंसर A है. नाउ विच रनर स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट एंड हाउ लॉन्ग डिड ही स्टॉप फॉर. कौन सा रनर है जो रुका बीच में और कितनी देर के लिए रुका. तो एज यू कैन सी द पिंक लाइन द C रनर C वो आप देख सकते हो वो 6 सेकेंड से लेकर 9.75 तक रुका है बीच में. ओके वो 9.75 तक बीच में रुक गया है. तो आप बता सकते हैं 9.75 minus 6 so that will be 3.75. वो 3.75 सेकेंड्स के लिए रुका है. एंड अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 9.75 कैसे आ गया. सो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप कितना है 1.5 का है और जितना भी ग्राफ में नीचे आपका गैप दिया है टाइम के बीच में दैट इज 1.5. सो 0.75 प्लस 0.75 आपका 1.5 होता है तो इसलिए ये 3.75 आया इसका आंसर. Now third one is how long did the runner B take to complete race. जो रनर B है उसको कितना टाइम लगा रेस कंप्लीट करने में. तो आप देख लीजिए B जो आपका रनर है उसके नीचे टाइम कितना आ रहा है दैट इज 10.5. So it is 10.5 seconds. Now calculate the runner A's average speed. अब जो रनर A है आपको उसकी स्पीड निकालनी है. Whenever we talk about speed, it is actually average speed. So here simply आपको बस speed निकालनी है A की. So it is equal to distance upon time. Now distance is 200 and the time is 9. So you can divide them and the answer would be 22.22 meter per second. So I hope आपको ये question समझ में आए होंगे. And now we'll study velocity time graph. So as the name suggests again that one axis consists of velocity and other axis is of time. So we can calculate distance through these graphs. Also we can find out the acceleration.
So here also we'll be handling 3 cases. The first case is when the velocity or speed changes at a uniform rate, मतलब आपकी velocity बढ़ रही है, मतलब acceleration हो रहा है, वहां पे आप बढ़ा रहे हो speed बार बार, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वली बढ़ा रहे हो. मतलब सपोज हम 5-5 मिनट का गैप ले लेते हैं, तो आप हर 5-5 मिनट में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ा देते हो. तो यानी कि आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड बढ़ा रहे हो ना हर बार. तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. So first case we are taking of uniform acceleration. So here, as is given in the diagram A, we have taken speed, or we can write velocity also here, on the y-axis and time on the x-axis. And as we can see, the graph is a straight line. ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ी, लेकिन वो इक्वल बढ़ी हर मिनट में. सो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला उसको, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. नाउ हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम इट? हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज सी डायग्राम बी. We have taken a point P on the graph. हमने ग्राफ में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है, we have taken a point P. Now through point P on the speed axis we have to draw a perpendicular that will join the speed axis at R. And similarly we have to draw a perpendicular on time axis that will join the time axis at Q. So here we can see it is forming a rectangle. एक rectangle बन गया. Now हमें मालूम है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पे अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी देखनी हो तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, इफ वी विल सी पी क्यू, अगर हम पी क्यू को देखें तो पी क्यू तो आपका ओ आर के बराबर है, और ओ आर क्या है? आपका स्पीड या वेलोसिटी वाली एक्सिस है. तो उसमें तो उसके डिजिट्स लिखे होंगे कि किस तरीके से वो चेंज हो रही है वेलोसिटी, नीचे 0, फिर 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है. तो वो आपका वेलोसिटी चेंज दिखा रहा है. सो पी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. सो वील राइट पी क्यू और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो टाइम टेकन इज ओ क्यू. ओ से लेकर क्यू तक कितना टाइम लगा? So that will be OQ. So the acceleration will be equal to PQ upon OQ. और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हम y axis को x axis से divide करते हैं, so that will give the slope of line OP here, और that will give the slope of the graph. वो ग्राफ का स्लोप बताता है, तो इसको हम slope of the graph भी बोलेंगे यहाँ पर. It means to find out the acceleration through speed or velocity time graph, it will be the slope of the graph line. वो graph line के slope के बराबर होगा. Now we can calculate distance also. अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, आगे जितने भी ग्राफ्स हैं आपके, स्पीड टाइम ग्राफ जितने भी हैं, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें जब भी कभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट. और जब भी आपको कभी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कभी भी, अभी जो भी आगे केसेस आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये रूल है एक. क्यों होता है? दैट विल यू स्टडी इन द 11th और 12th क्लासेस. बट अभी के लिए ये जान लो कि एक रूल होता है. क्या है? कि whenever we have to find out the distance from speed time graph, तो जो हमारी ग्राफ लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है बीच में, उसके नीचे या जो भी हमारा फिगर होती है, मतलब सपोज एक ट्रायंगल बन रहा हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, तो जो भी पार्ट होता है उस लाइन के नीचे, उसका जितना भी एरिया होगा दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. वो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा. ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला डायग्राम देखने से, ये एग्जाम्पल देखने से. सो सेम डायग्राम है जो अभी हमने पीछे किया, एंड हियर यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. नाउ वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो एट पॉइंट क्यू, हमें किसी टाइम पे ही तो देखेंगे ना कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू पे, टाइम एक्सिस पे जो क्यू पॉइंट है, कि इतने टाइम में एट क्यू पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया. तो हमें मालूम है, बिकॉज ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बीच में स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो उसके अंडर में जितना भी पार्ट आ रहा है उसका एरिया होगा. सो हेयर at point Q, the distance traveled will be equal to the area of the triangle OPQ.
So actually for calculating distance, it will always be the area of the part under the graph line, maybe a rectangle, triangle, etc. Just now I have told. So here D is equal to ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सो इट विल बी इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे बेस है ओ क्यू एंड ऑल्टीट्यूड इज या फिर हाइट इज पी क्यू. सो हाफ इंटू ओ क्यू इंटू पी क्यू. अब आप अगर इसको ध्यान से देखें, सो जो हाफ पी क्यू इंटू ओ क्यू है, ये तो आपके जो ये पूरा रेक्टेंगल है इसका हाफ एरिया हुआ, क्योंकि इसका पूरा एरिया क्या होता, पी क्यू इंटू ओ क्यू. अगर हम रेक्टेंगल का एरिया लेते तो इट वुड बी पी क्यू अपॉन ओ क्यू. अब हमने उसके आगे हाफ लगा दिया है, तो दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी ओ क्यू आर. हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको जस्ट बताने के लिए किया है. अदरवाइज जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो जो आपका ग्राफ लाइन है उसके नीचे जितना भी पार्ट है उसका एरिया के बराबर वो डिस्टेंस होगा, राइट. सो इट वॉज अबाउट यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. नाउ द सेकेंड केस. Second case is when an object moves with constant speed, right? अब स्पीड एकदम कांस्टेंट है, मतलब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, वही सेम कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है. तो आपने सपोज 90 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड थी, तो आपने 2 घंटे तक वही रखी, चेंज ही नहीं की, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो वहाँ पे क्या आपने स्पीड बढ़ाई, नहीं बढ़ाई, कोई चेंज नहीं किया स्पीड में. सो देयरफॉर देयर वुड बी जीरो एक्सेलरेशन, वहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा. सो इसका डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे, मीन्स इसका ग्राफ कैसे होगा. सो लेट्स सी. Here again speed on the y-axis, time on the x-axis, and जैसे हमने डिस्टेंस के केस में किया था कि डिस्टेंस सेम है और टाइम बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे लेकिन कांस्टेंट स्पीड है और हमने लेफ्ट साइड में स्पीड को लिया हुआ है. सो कांस्टेंट स्पीड है, तो सपोज स्पीड हमारी यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि उसी स्पीड से टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसी स्पीड से आपकी जो स्पीड है वो उतनी ही है. सो उसका ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस, और वी कैन से पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, राइट. सो इट इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सपोज एक बी पॉइंट है आपका इसकी ग्राफ लाइन पे, तो बी पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर डालना होगा टाइम एक्सिस पे. सो वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर. नाउ हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए, बी एंड बी तो पहले ही था. सो जहाँ पे वो स्पीड एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है दैट इज ए, और आपने जो टाइम एक्सिस पे जो ज्वाइन हुआ है सो दैट इज सी. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी डिस्टेंस निकालेंगे सो दैट विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ लाइन. यहाँ पे ग्राफ लाइन ए बी है, उसके अंदर में जितना भी पार्ट आ रहा है उसका एरिया होगा. सो at point C, the distance traveled is equal to BC upon OC, which is equal to the area of the rectangle AOCB. Here, the distance traveled is equal to BC into OC. अब BC क्यों हुआ? क्योंकि हमें मालूम है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे स्पीड कितनी है अगर हम देखें शुरू से लेकर एंड तक जो स्पीड पहुंच रही है तो वो कितनी है एट टाइम सी देखना है हमें. सी टाइम पर कितनी स्पीड है, सो दैट इज इक्वल टू बी सी. मतलब नीचे से अगर हम सी टाइम देखें सो सी से लेकर कितनी स्पीड हुई, तो ऊपर तक जाएंगे तो वो बी तक पहुंच रहा है, सो मीन्स बी सी इज द स्पीड. और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम हमें मालूम ही है, इट इज ओ सी. टाइम आपका ओ सी के इक्विवेलेंट है. सो बी सी इंटू ओ सी तो इस रेक्टेंगल का एरिया है. सो इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हियर, दैट इज AOCB. नाउ थर्ड केस आता है व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो. मीन्स हमें कोई ऐसा सम मिल सकता है कि सपोज हमने स्टार्ट किया एक्स पॉइंट से या ओ पॉइंट से स्टार्ट किया और कुछ इनिशियल स्पीड ट्रैवल हो चुकी है, मतलब हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी चल चुके हैं हम, और उसके बाद से जब हमने कंटिन्यू किया तो वहाँ से एक्सेलरेशन हुआ और वो यूनिफॉर्म था. मतलब सपोज हमने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन वहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं मान रहे, हम मान रहे इनिशियल वेलोसिटी आगे से है जहाँ से कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है कंटिन्यूअस. तो इस तरीके के केसेस भी आ सकते हैं. तो हाउ वुड वी मेक अ ग्राफ ऑफ सच केस? तो लेट्स सी. यहाँ पे डायग्राम देखिए आप.
हमने बनाया देन अगेन स्पीड ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. ओ इज ओरिजिन, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ. एज यू कैन सी हियर ओ बी, रेड कलर की लाइन है ओ बी, क्योंकि ओ बी कुछ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो ऑलरेडी पहले चल चुके हैं इतना. ओ बी इनिशियल वेलोसिटी रह चुकी है उसकी कुछ. अब हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं. सो बी से जब स्टार्ट किया तो वहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा. मीन्स अगर इस तरीके का ग्राफ आता है तो इसमें हम सोच सकते हैं अरे ये तो ओ से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये कैसा ग्राफ है, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं. ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट. इसमें बस इतना है कि इसका मतलब ये है कि ओ बी आपकी इनिशियल वेलोसिटी रह चुकी है पहले, और फिर बी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और जहाँ तक भी जाएगा वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. सो इन दिस केस ऑल्सो व्हाट कैन वी फाइंड आउट, तो हम इसमें सेम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस. डिस्टेंस आपको फिर याद रखना है कि डिस्टेंस तो आपका जो भी ये लाइन ग्राफ है आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, उसके अंदर जो भी फिगर आएगी उसका एरिया होगा, और एक्सेलरेशन तो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है. सो लेट्स सी इन द सेकेंड फिगर. सेकेंड फिगर में हमने क्या किया कि वी हैव टेकन अ पॉइंट सी ऑन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ. जो इसकी ग्राफ लाइन है हमने उस पर एक सी पॉइंट लिया, एंड अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो एक्सेलरेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी पॉइंट से. ओ से तो स्टार्ट नहीं है, तो ओ बी को हम हटा देंगे. यहाँ पे हम ओ बी में जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको तो हमें लेना ही नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी. सो बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. पहले आप सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे, दैट विल मीट द टाइम एक्सिस एट ए. एंड देन बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप सी ए पर, जो कि इट विल मीट एट डी. वो डी पे ज्वाइन हो जाएगा आपके सी ए में. अब क्या हो रहा है, एज वी कैन सी ये एक ट्रायंगल बन गया बी डी सी. तो यहीं पे एक्सेलरेशन हो रही है. सो एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो उसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, वही अगेन वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस. सो वाई का सी डी डिवाइडेड बाय बी डी. सो आपका सी डी अपॉन बी डी जो है वो आपको बताएगा कि कितना एक्सेलरेशन हुआ है. ओके, नाउ डिस्टेंस एट पॉइंट ए, मतलब ए टाइम है आपका, और इतने टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ. सो सेम अगेन हमने देखा ऊपर हमारा एक लाइन ग्राफ लाइन बनी हुई है बी सी. सो उसके अंडर में जितना भी फिगर आ रही है, तो एक हम देख रहे हैं ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है. एक ट्रायंगल है बी डी सी एंड द रेक्टेंगल इज बी ओ ए डी. तो इन दोनों का जो एरिया होगा उसका सम वो आपका इक्वल होगा डिस्टेंस के. तो या तो आप इन दोनों का सम कर सकते हो अलग अलग एरिया करके, या आप ध्यान से देखें. सो ओ बी सी ए इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम भी है. सो आप ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं. यू मस्ट हैव डन इट इन मैथ्स ऑल्सो. सो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं डायरेक्ट. सो डिस्टेंस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ लाइन, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ बी सी ए. और वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे आप दे सकते हो दो पैरेलल लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस है ओ बी एंड ए सी. सो आप लिख सकते हो ओ बी प्लस ए सी और मल्टीप्लाइड बाय हाइट है. सो हाइट हो गई इसकी ओ ए. अगर आप इसको थोड़ा घुमा के देखेंगे ग्राफ को, सो ओ बी एंड ए सी आर द पैरेलल लाइंस, और ओ ए उसकी हाइट हो गई है. सो ओ ए से मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवाइडेड बाय 2. So in this way you will get the distance from this graph. Now same as we did earlier also for non-uniform acceleration, मतलब acceleration तो हो रहा है लेकिन वो non-uniform है. कभी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम, कभी उतनी ही रहती है. सेम वही कि अगर ट्रैफिक का केस हो तो वहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म है. सो इन दिस केस ऑल्सो द ग्राफ वुड बी अ कर्व्ड लाइन, और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर कि कर्व्ड लाइन के जो क्वेश्चंस होंगे दैट यू विल डू इन द सीनियर क्लासेस. अभी बस ग्राफ से पूछना, मतलब पूछने के लिए आ सकता है ग्राफ दिखा के कि ये किस टाइप का ग्राफ है, लाइक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है या किस चीज़ का है. तो बस आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, भी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे. नाउ वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Study the graph given alongside and answer the following questions. So आपको एक ग्राफ. So the first question is what type of motion is represented by OA?
क्लियर है, बहुत आराम से बता सकते हैं आप यहाँ पे उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो या फिर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने स्पीड लिखा है ना साइड में, तो आइदर यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन और द यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. नाउ मोशन इज विच मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. सो BC में आप देखो कौन सा मोशन हो रहा है, BC. इसमें इस केस में नीचे की तरफ लाइन आ रही है, राइट. अगर हम ऊपर वाले ग्राफ में आप देखो, अगर हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, लेकिन अगर रिटार्डेशन होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना, उसमें ब्रेक्स लगते जा रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है. सो हियर इन BC इट इज आइदर वी कैन से नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर हम कहेंगे रिटार्डेशन या डेसिलरेशन. नाउ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, मतलब ओवरऑल पूरा हम शुरू से देखें कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो अब आप ये देखिए, पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन हो ही कहाँ रहा है, OA में ही तो हो रहा है, AB में तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई और BC में रिटार्डेशन हो रहा है. तो आप OA ले लीजिए बस कि कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, और हमें मालूम है एक्सेलरेशन में स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, तो दैट विल इक्वल टू AD अपॉन OD, तो उससे निकल जाएगा. एंड देन रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी है, सो रिटार्डेशन BC में हो रहा है. सो सेम अगेन, ये आपका लाइन ग्राफ हो गया BC, तो इसका स्लोप हो गया आपका BE अपॉन EC, तो आप निकाल लीजिए उसको. एंड दैट विल बी इन प्लस. आप प्लस में ही लिखोगे क्योंकि हमें यहाँ पे रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है. अगर हमें बोला जाता वहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो तो हमें दिख रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन बोल रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें वहाँ पे फिर माइनस लगाना पड़ता है उसके आगे. अब नेक्स्ट है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A to B. A to B में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. यहाँ पे स्पीड जो है आपकी 6 ही चल रही है पूरी, और नीचे टाइम दिया हुआ है 10-4. तो आप देख लो, स्पीड पता है आपको एंड डिस्टेंस टाइम पता है, तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस. और देन अगेन ऑल्सो फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन O to A. आप O to A के बीच में डिस्टेंस देखिए, एंड देन B to C, एंड देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. सो ट्राई योरसेल्फ, आप खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को. देन देर इज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके लिए. हालांकि आपको ग्राफ भी खुद ही बनाना था इसका, बट स्टिल मैंने आपके लिए थोड़ी हेल्प कर दी. ग्राफ का आइडिया मैंने आपको दे दिया है. लेट्स सी. अ ट्रक इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. The following table gives the speed of the truck at various instants of time. So uniform acceleration हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रक मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में. स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड्स. स्पीड है 5, 10, 15, 20, 25, 30. तो आप देख रहे हो कि हर 10 मिनट में वो 5-5 मीटर पर सेकेंड के गैप से बढ़ रहा है, राइट. सो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. नाउ तो इसका हम जो ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से, लेकिन स्पीड वहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है. इसका मतलब क्या है कि 0 to 5 आपका इनिशियल स्पीड कुछ ट्रैवल हो चुकी है ना 0 से. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ सेम अभी जो हमने पीछे किया था. सो आपने इसका ग्राफ बनाया, 0 से स्टार्ट किया, लेकिन 0 to 5 आपका इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी रह चुकी है. अब 5 से लेकर हम जब चल रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. 5 के बाद कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. हेयर इट इज शोन विद AF लाइन, जो आपकी AF लाइन है, तो वहां से उसको हम शो कर रहे हैं. अब नाउ पे सो अब आपको करना क्या है, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ प्रॉपर स्केल. सो वो तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया. नाउ फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द कार. एक्सेलरेशन बतानी है. सो एक्सेलरेशन हमें पता है, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो यहाँ पे स्लोप क्या है, FG अपॉन AG, क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है तो FG अपॉन. एंड देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकेंड्स. तो 50 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं OAFH आपका एक ट्रिपेजियम बना रहा है. तो आप लगाइए इसमें, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो ग्राफ लाइन के नीचे जो भी फिगर है उसका एरिया होता है. तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑल्सो फ्रॉम दिस. अब आता है डिराइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स.
तो हमने अभी किया था ना पिछले वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर देयर ऑफ मोशन, लाइक फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन. सो अभी हमें देखना है कि वहाँ पे भी हमने डेरिवेशन किया था, नाउ ग्राफ की हेल्प से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं. सो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो. आप बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमें इसमें स्टार्ट कैसे करना है, तो इट विल बी वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इक्वेशन एज वी नो इट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. हमें यहाँ पे जो डायग्राम बनाना है वो भी वही है जो हमने अभी पीछे 2-3 बार किया, कि जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ चल चुके हैं और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. सो दैट ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ. सो लाइक दिस एज वी हैव ड्रॉन हियर. ओ ए आपका इनिशियल वेलोसिटी है एंड ए बी आपका एक्सेलरेशन है एंड देन बी सी जो है आपका वो फाइनल वेलोसिटी हो गया, राइट. नाउ इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से पता चल रहा है कि u इज इक्वल टू ओ ए, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी v है और दैट इज इक्वल टू बी सी, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन. बट फ्रॉम द ग्राफ, अगर हम ग्राफ को देखें तो जो बी सी है दैट इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी. सो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई. एंड डी सी किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल है, तो हम डी सी की जगह ओ ए लिख सकते हैं, यानी कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए. सो बी सी क्या था हमारा? फाइनल वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी हो गई बी डी प्लस ओ ए. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने u लिखा है ओ ए को, राइट. सो अगर हम उसको यहाँ पे पुट करें सो ओ ए के प्लेस में u आ जाएगा. सो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू एंड दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन. अब हम देखें तो हमें मालूम है हमारी इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट. यू प्लस ए टी होती है. तो अब यहाँ पे हमारा आ चुका है v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, यानी कि अगर हम प्रूव कर दें कि बी डी इज इक्वल टू ए टी तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी. बी डी की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो बी डी है आपका चेंज इन वेलोसिटी. अगर देखा जाए यहाँ पे सो एक्सेलरेशन निकालते हैं फिर हम. सो हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी है बी डी एंड टाइम टेकन यहाँ पे है ए डी. सो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड ए डी इज इक्वल टू ओ सी. ए डी हमने देखा वो तो ओ सी के बराबर है और ओ सी क्या है? टी है. सो ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी एंड दैट इज ए टी इज इक्वल टू बी डी. तो प्रूव हो गया कि बी डी हमारा ए टी के बराबर है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 4 सो वी विल बी गेटिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो ये बात आसान है, आप इसको ट्राई कीजिए एंड यू कैन इजीली डिराइव दिस इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ. देन सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं. अभी हमने जैसे पीछे फोर्थ तक इक्वेशन मार्क कर ली थी ना कि ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई है, तो हमें उसके कंटिन्यूएशन में ही करना है अभी आगे, क्योंकि सेम डायग्राम है और उसको कंटिन्यू करेंगे, उसी से हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर पाएंगे. ओके. सो नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन, लेट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस s, क्योंकि हमें यहाँ पे s फाइंड आउट करना है. अभी पिछली इक्वेशन में s तो आया नहीं था, तो हमें s लाना है किसी तरीके से. ओके. सो लेट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस s इन टाइम t. हमने कहा कि यहाँ पे जो पूरा टाइम t लगा है उसमें आप मान लो कि डिस्टेंस s ट्रेवल हुआ था. नाउ इन द गिवन ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? वो आपका एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ लाइन ए बी, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी. तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम का एरिया नहीं लेना पूरा, बस ये आपको ध्यान रखना है कि सेकंड का फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे दोनों के एरियाज लेने होंगे. फिर हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी इट इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी. और आपने देखा ओ ए किसके बराबर है? यू के बराबर है एंड ओ सी क्या है? टाइम है. सो u इंटू टी, यानी कि यू टी आ गया. ओके. दिस इज इक्वेशन 5. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लें ए बी डी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, और हाफ और ए डी क्या निकला है हमारा? पीछे निकल चुका है. ए डी इज इक्वल टू टी एंड बी डी कितना है हमारा? बी डी है आपका 80. हमने अभी पीछे फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया था, फाइंड आउट किया था. सो it is equal to half 80 square
नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एओसीडी, सो दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला था, यूटी एंड प्लस कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ एटी स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बस सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है पहले एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बीइंग प्रूव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। नाउ आपका आता है थर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब आप देखिए, अभी जो पिछली इक्वेशन थी उसमें t आ रहा था, तो हमें बस t को रिप्लेस करना है किसी भी तरीके से। सो वी हैव जस्ट सीन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड हियर इन द ग्राफ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर OABC विच इज अ ट्रेपेजियम। सो अब हमने पीछे ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया लिया, अब हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का ले लेंगे तो उससे आसानी से निकल जाएगा। मीन्स आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करके सिर्फ ये लर्न रखना है कि किसका एरिया कौन सी वाली। अब देखो इसका एक बेस्ट तरीका है, सेकेंड इक्वेशन है ना 2, तो आपको वहाँ पे 2 चीज़ों का एरिया लेना है, यानी कि एक ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल का। अब हमने तो जो फाइनल बच गया थर्ड इक्वेशन, वहाँ पे हम उनका कंबाइंड करके ले रहे हैं, मतलब पूरे ट्रेपेजियम का एरिया ले रहे हैं। आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो। So area of trapezium OABC, that is sum of two parallel sides into height divided by 2. So two parallel sides हो गई आपकी OA plus BC और multiplied by OC divided by 2. अब अगर हम देखें OA क्या है, that is U, और आपका BC जो है वो आपका V है, और OC that is T. So U plus V into T divided by 2. अब now we have to eliminate T from the above equation. We know V is equal to U plus 80, हमें मालूम है। अब आपने प्रीवियसली भी जब हमने पहले डिराइव किया था तो हमें थर्ड इक्वेशन में दोनों इक्वेशंस का काम आया था, है ना। सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं V is equal to U plus 80। अब इसमें से हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर T की वैल्यू निकाल देंगे देन वील पुट दैट वैल्यू ऑफ T इन द अबव इक्वेशन नंबर 7। So T is equal to V minus U upon A. Now putting the value of T in equation 7, we'll have S is equal to U plus V and into, अब T की जगह लिखना है तो T की जगह V minus U और divided by 2A. Now is equal to V square minus U square. क्यों हुआ V square minus U square? क्योंकि आपको पता है U plus V और अगर हम इसको V plus U और V minus U देखें तो A plus B और A minus B का फॉर्मूला होता है ना, A square minus B square. सेम वे है V square minus U square हो गया। तो अब इसको ये किसके इक्वल हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं आगे 2as is equal to V square minus U square, और that is equal to V square is equal to U square plus 2as. So this is the third equation of the motion. So in this way we can find out these 3 equations from the graph. And now what you have to do is just go through the video once again, make notes and try to do as much questions as you can, and also try to derive these equations through the graphical method. Once you do it 3-4 times, फिर ये आपको पक्के से याद हो जाएगा, क्योंकि टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा लर्न करना है कि किसमें हमको क्या चीज यूज करनी थी। Okay, so all the best. And if you have really found this video useful for you, then please like, share, comment, subscribe, and press the bell icon to get all the updates from Vigyanalay. Till then, goodbye.